जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, आंख नम ना करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, और रात काली सही कोई गम ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DRDO की जो एग्जाम होने वाला है, तो इससे संबंधित में इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने लेकर दोबारा से आया हूं। ये क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूं आपको गारंटी के साथ कि ये क्वेश्चन जो है DRDO के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि शुष्क सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है, शुष्क सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है हम इसका कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक प्रेरक एसी सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, धारा लीड करता है, धारा और वोल्टेज फेज में रहती है, या वोल्टेज लैग करता है। एक प्रेरक एसी सर्किट मतलब इंडक्टिव सर्किट में, तो आपको सभी को पता है कि इंडक्टिव सर्किट में जो है वोल्टेज हमारा लीड करता है, और किससे लीड करता है? धारा से, है ना। तो वोल्टेज लीड करता है, इसका पहला आंसर जो है दोस्तों राइट आंसर आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अस्थायी वायरिंग के प्रकार है। जो वायरिंग आपके पास में दी गई उसमें अस्थायी वायरिंग, जो टेम्परेरी वायरिंग होती है, कौन सी है? केसिंग केपिंग है, या फ्लेक्सिबल वायरिंग है, या बैटन वायरिंग है, या कंड्यूट पाइप वायरिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। हाँ, फ्लेक्सिबल वायरिंग जो है इसका राइट आंसर आएगा। जो टेम्परेरी वायरिंग होती है वो हमारी फ्लेक्सिबल वायरिंग जो होती है वो होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में विद्युत वायरिंग में SPST का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत वायरिंग में SPST का पूर्ण रूप क्या है? क्या होगा? सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको वीडियो को अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चन को आप एक नोट्स ले लीजिए और उसमें नोट करते चलिए, है ना। एक कॉपी लेकर उसमें नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को किस शब्द से जाना जाता है? इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटन से, या एनोड से, या कैथोड से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? सभी लोग बताएं इसको। तो हाँ, वेरी गुड, विद्युत अपघटन बिल्कुल राइट आंसर है। मेहता जी बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। हाँ, अगला विवेक आपने भी सही बोला। अगला जो है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए? भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो हमारी 40 वाट जो है भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत हमारे सॉकेट की क्षमता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इनमें से कौन से प्रकार की आंतरिक वायरिंग है? प्लेट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, CTS वायरिंग, या ये सभी? तो हमको इसमें आंतरिक वायरिंग का बताना है। कौन सी वायरिंग भाई? हाँ, ये सारी वायरिंग जो है आंतरिक वायरिंग के अंतर्गत आती है। हमारी जो आंतरिक वायरिंग होती है, इंटरनल वायरिंग जो है उसके अंतर्गत आती है। अगला जो है सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़ जाए? सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े? तो समांतर में यदि हम सेल को लगाते हैं तो इसकी एम्पियर क्षमता जो है हमारी बढ़ जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल DRDO में ये क्वेश्चन आने ही है। अगला क्वेश्चन है 120 एम्पियर क्षमता बैटरी 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित करनी चाहिए? 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित करनी चाहिए? इसका आंसर बताइए सभी लोग। 20 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, या 8 घंटे? बिल्कुल राइट आंसर है आपका विवेक जी। सर आप बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, थैंक यू सो मच भाई। अरे मैं तो पैदाइश ही सुंदर हूं भाई, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 15 घंटे जो इसका राइट आंसर आएगा। सीधा डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं है। अगला है हमारे पास में कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सभी को पता है AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो हमारी रेक्टिफायर होती है दोस्तों। रेक्टिफायर हमारी AC को DC में कन्वर्ट करती है। अगला जो है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम। बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज, आपको पता है सभी को कौन सा नियम है? वेरी गुड, जो है किरचॉफ का दूसरा नियम जो है। नरेंद्र जी बिल्कुल सही बताया आपने भी।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, लेक्लांसी सेल में मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग धनायन की वृद्धि हेतु, ऋणायन की वृद्धि हेतु, ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन को अलग करता है या सेल की चालकता बढ़ाता है। लेक्लांसी सेल में मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग हम क्यों करते हैं भाई, है ना? तो इसका क्या राइट आंसर है? हाँ, हाइड्रोजन सेपरेट्स बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, डायक किस प्रकार का स्विच है? डायक जो है हमारा किस प्रकार का स्विच है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डायक जो हमारा एक एसी स्विच होता है ना, एसी स्विच जो होता है वो डायक होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदलने वाला कौन है? इसमें अल्टरनेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है या रेक्टिफायर? एसी को डीसी में बदलना आपको सभी को बताया था मैंने अभी, क्या है? रेक्टिफायर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कई क्वेश्चन मेरे ऐसे भी है जो रिपीट हुए हैं, है ना? तो अच्छा है, आपको कम से कम इस बार तैयारी हो जाएगी आपकी। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक प्रशंसक नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर जो सर्किट होता है उसमें किस प्रकार के रेगुलेटर सर्किट का हम यूज करेंगे, है ना? बिल्कुल बताइए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? एपीटी, यूजेटी या डायक या ट्रायक? वेरी गुड, ट्रायक इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ट्रायक का यूज जो है हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं। अगला जो है हमारे पास, ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक परिपथ को क्या करता है? अग्र बायस किया जाता है या पश्च बायस किया जाता है या सदैव खुला रखता है या सदैव लघु परिपथ किया जाता है? ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक, ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक, हाँ बिल्कुल सही, बताइए क्या आएगा इसका? वेरी गुड, राइट आंसर क्या आएगा इसका? बिल्कुल सही बताया आपने, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा वाला, है ना? अगला क्वेश्चन है, 1 2.2 वोल्ट लेड एसिड बैटरी किस प्रकार के सेल के रूप में जानी जाती है? 2.2 वोल्ट लेड एसिड बैटरी किस प्रकार के सेल के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? हाँ, प्राथमिक सेल। 2.2 तक जो होता है अपना प्राथमिक सेल का यूज करते हैं ना, तो प्राथमिक सेल जो है हमारा उसके अंतर्गत है। अगला जो है हमारा, इंडक्शन प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर 1 एम्पियर घंटा मीटर या 1 वाट घंटा मीटर या 1 वाट मीटर या इनमें से कोई नहीं? इंडक्शन प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर कौन सा है इनमें से? तो जल्दी से बताइए भाई, उसके कुल मिला के हमको यहाँ पर एक यूनिट बतानी है इसकी, क्या है भाई? हाँ, एम्पियर वाट घंटा जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन कि 8 पोल 250 चक्र प्रति मिनट घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आपको सभी को पता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लगाओगे आंसर आसानी से निकल जाएगा, 50 हर्ट्ज, है ना? बिल्कुल राइट आंसर, मतलब सॉरी 50/3 हर्ट्ज जो है इसका राइट आंसर। अगला है, सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद में मुख्य स्विच के पहले या दोनों, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि फ्यूज को हम चाहे आगे भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम फ्यूज को जो है पीछे भी लगा सकते हैं, है ना? तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा आंसर? हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है, मैं 60 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता हूं हमेशा आपके पास, कभी 60 क्वेश्चन कभी 80 क्वेश्चन, है ना? पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? जल्दी से बताया भाई, कितना होता है? हाँ, 1/1, है ना? मतलब एक जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उत्तेजक देता है, एक्साइटर जो है वो हमारा क्या देता है भाई? हाँ, क्या देता है? एक्साइटर जो हमारा डीसी सप्लाई जो है वो देता है, एक्साइटर जो होता है डीसी सप्लाई। अगला जो है हमारे पास, एक शुद्ध रूप में प्रतिरोध सर्किट में, एक शुद्ध रूप में प्रतिरोधक सर्किट में क्या होगा भाई? जल्दी बताए क्या होगा इसमें से? हाँ, वैशालीन सही बताए, करंट वोल्टेज के साथ फेज में है, करंट जो है वोल्टेज के साथ कैसा है? फेज में है। रजिस्टिव सर्किट जो होता है आपको सभी को पता है, रजिस्टिव सर्किट जो है यदि मैं बात करूं तो इसमें जो करंट है ये वोल्टेज के साथ में या तो लीड करेगा या तो लेग करेगा साथ में, लेकिन रहेगा कैसे? फेज में रहेगा, एक ही फेज में रहेगा, कभी वो आगे कभी मतलब करंट आगे कभी वोल्टेज आगे, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि आवृत्ति की इकाई क्या है? सभी को पता है आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का राइट आंसर होगा, इसकी यूनिट राइट होगी। अगला, संधारित्र की इकाई, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? कैपेसिटर जो हमारे यूज करते हैं हम, उसकी इकाई क्या होगी भाई? जल्दी से बताएं। हाँ, फेराड, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। अभिमन्यु जी मित्रा, हाँ सही आंसर है आपका भी, फेराड जो है। हाँ,
आवेश की इकाई कूलाम, बिल्कुल सही है बेटा आपका। अगला जो है, एक रोधक पदार्थ के मूल गुण क्या होने चाहिए? एक रोधक पदार्थ के, इंसुलेटिंग मटेरियल के मूल गुण क्या होना चाहिए? कि निम्न वोल्टेज टूटन या उच्च पराविद्युत शक्ति या कम शिथिलता या जलश्लेय। क्या होना चाहिए भाई इसका राइट आंसर? जल्दी बताए। हाँ वेरी गुड, उच्च पराविद्युत शक्ति जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सिंगल फेज एसी परिपथ में कालांतर मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। बताए भाई जल्दी सभी लोग, मैं पहले बता चुका हूं, 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंगल फेज की बात हो रही तो 90 डिग्री होगा, थ्री फेज में 120 डिग्री होता है ना। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक वाइंडिंग उपयोग की जाती है। द डैम्पिंग वाइंडिंग यूज्ड इन द सिंक्रोनस मोटर इन यूज्ड फॉर, काय के लिए यूज की जाती है भाई सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग जो है? जल्दी बताए। हाँ वेरी गुड, क्या करते हैं? हंटिंग एंड अचीव स्टार्ट टॉर्किंग, मतलब हंटिंग को दूर करने के लिए और प्रारंभिक बल आघूर्ण के लिए जो है हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। अगला जो है, यदि कोई डीसी शंट मोटर, यदि कोई डीसी शंट मोटर है ना, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए, तब क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, या मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, या मोटर शोर पैदा करेगी, या मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी? तो राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग बिल्कुल जल जाएगी। यदि लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग यदि ओपन हो जाए तो 100% मोटर जो है, इसका आर्मेचर जो है वो जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 हर्ट्ज जो होती है हमारे यहाँ की आवृत्ति होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपने देखा होगा। 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान कितना होगा भाई? 339.5 वोल्ट, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद लूप में ईएमएफ स्रोत के ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर चलने पर विभव कितना होगा? कितना होगा भाई जल्दी बताए। हाँ क्या करेगा? वृद्धि धनात्मक होगा या क्या होगा भाई जल्दी बता। हाँ वृद्धि और धनात्मक, बिल्कुल सही आंसर है इसका आपका, है ना। अगला क्वेश्चन है अपने पास में स्क्रीन में, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में आभासी शक्ति की गणना किलो वोल्ट एम्पियर में कीजिए यदि लाइन करंट 16 एम्पियर और पावर फैक्टर अपना 0.8 है। तो इसके लिए जो है मैंने फार्मूला बताया था और ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूं। आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो इसमें जो है आपका लगभग मेरे ख्याल से 12 या 13 एडिशन जो लाया था मैंने, उसमें ये क्वेश्चन का मैंने डिटेल किया। तो 11.5 जो है केवीए जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए क्या करना होगा? दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? दोनों प्रत्यावर्तक की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, या दोनों प्रत्यावर्तक का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, या दोनों प्रत्यावर्तक का फेज क्रम एक होना चाहिए। क्या होगा? या उपयुक्त तीनों शर्तें होनी चाहिए, मतलब उपरयुक्त जो तीनों शर्तें हैं, मतलब इसका राइट आंसर क्या है? तीनों शर्तें होनी चाहिए, यही जो है सिंक्रोनाइज की कंडीशन बनती है दोस्तों। अगला है, अल्टरनेटर को आमतौर पर खालिस्तान उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या? चरावृत्ति या निश्चित आवृत्ति या निश्चित धारा या निश्चित शक्ति कारक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? निश्चित फ्रीक्वेंसी के लिए जो है हम अल्टरनेटर का डिजाइन करते हैं, निश्चित फ्रीक्वेंसी के लिए जो है अल्टरनेटर की डिजाइन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कैपेसिटर में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। कैपेसिटर खालिस्तान में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, वोल्टेज में, पावर फैक्टर में, या एक और दो दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो काय में होगा इसका राइट आंसर भाई जल्दी से बताए। हाँ जल्दी मिताली जी, वेरी गुड, वोल्टेज बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैपेसिटर जो है वोल्टेज में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए गुजरती है तो यह क्या कहलाती है? 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए यदि गुजरती है तो आपको पता है क्या कहलाएगी? कूलाम। कूलाम जो होगी, बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, कूलाम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में बदलने के लिए, या इलेक्ट्रॉन स्कोर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन स्कोर गतिमान करने हेतु, या इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने के लिए, या असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक करने के लिए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इलेक्ट्रॉन स्कोर गतिमान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो है विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। अगला जो है हमारे पास में 3 फेज
बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है, तो क्या होगा, W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यक्रम होंगे, मतलब पहले कहने का मतलब कि पहला और दूसरा दोनों वाट मीटर जो होंगे धनात्मक पाठ्यक्रम होंगे, या पहला धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा, या हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा जो है पहला दूसरे के बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ये, क्या होगा, W1 W2 के बराबर लेकिन विपरीत पोलरिटी के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इंडक्टेंस प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस प्रतिघात, जल्दी से बता भाई क्या होगा, वेरी गुड, 2 पाई एफ एल। इंडक्टेंस प्रतिघात का मतलब हम कह सकते हैं एक्स एल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल, और एक्स सी की बात करते हैं तो क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, है ना। तो यहां पर बात कर रहे हैं क्या कि इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब 2 पाई एफ एल जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है कि अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ भाई अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, निम्न होना चाहिए, अर्थिंग का प्रतिरोध जो है निम्न होना चाहिए, बिल्कुल। यदि हाँ, अगला जो है नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, इसमें से प्रदीप्ति प्रभाव पर या गैस विसर्जन के प्रभाव पर या फोटो उत्सर्जन प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। हाँ बताएं जल्दी से। हाँ, गैस विसर्जित प्रभाव पर डिपेंड करता है ना, इसका सिद्धांत जो है नियॉन साइन लैंप का गैस विसर्जन प्रभाव पर डिपेंड करता है। अगला जो है वो है हमारा आमतौर पर कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है घरेलू प्रकाश में या सड़क के प्रकाश में या सिनेमा प्रोजेक्टर में या फोटोग्राफी में। वेरी गुड, सिनेमा प्रोजेक्टर में जो है हम कार्बन आर्क लैंप का ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में निम्न में से किसको रोशनी के उच्चतम स्तर की आवश्यकता होगी, प्रूफ पढ़ना, शयन कक्ष को, अस्पताल के वार्ड या रेलवे प्लेटफॉर्म को, जल्दी से बताया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी गुड। प्रूफ रीडिंग जो है इसके लिए सबसे अधिक उच्चतम आवश्यकता होगी रोशनी की। अगला जो है हमारे पास में सॉलिड एंगल की आवश्यकता, सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है, सॉलिड एंगल की इकाई सभी लोग बताए भाई, वेरी गुड, स्टेरेडियन जो है इसकी यूनिट होती है। देखो यूनिट के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तक आ सकते हैं यूनिट के, इसलिए ध्यान रखना आपको यूनिट अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग, फिर दोबारा से रिपीट हुआ है, प्रति वर्ग 1 ल्यूमेन की रोशनी को क्या कहा जाता है, प्रति वर्ग 1 ल्यूमेन की रोशनी को, वेरी गुड, लक्स, लक्स जो है इसको कहते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि इनमें से कौन सी वायरिंग करने की एक पद्धति, जॉइंट बॉक्स, ट्री सिस्टम, लूपिन सिस्टम या उपरोक्त सभी। तो ये जो सारी है ये कौन सी क्या है भाई, जल्दी से बताएं। हाँ, ये सारी जो है बिल्कुल वायरिंग की ही पद्धतियां होती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम वाष्प में नियॉन गैस को छोड़ता है प्रकाश का रंग बदलने के लिए या फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकता है, क्या है, सोडियम वाष्प में नियॉन गैस को छोड़ता है, कौन छोड़, प्रकाश का रंग बदलने के लिए छोड़ता है या फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकता है या रेशा के चारों ओर एक ढाल के रूप में कार्य करता है या सोडियम को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त गर्मी विकसित करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, हाँ यही आएगा इसका राइट, असिस्टेंट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपोराइज्ड द सोडियम, इसका चौथा जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है, मेगर के उपयोग से क्या प्रतिरोध, हाँ वेरी गुड, इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण जो है हम मेगर के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्वेश्चन है क्या कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है, ऊर्जा मीटर में लगी डिस्क यदि बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो इसमें कौन सी त्रुटि है, गति की त्रुटि है, कला की त्रुटि है, घर्षण की या रेंगने की त्रुटि, इसका राइट आंसर क्या है, हाँ वेरी गुड, इसमें रेंगने की त्रुटि होगी, वेरी गुड। अगला जो है लूप अर्थ तार खालिस्तान से कम आकार के नहीं होने चाहिए, जो लूप अर्थिंग वायर है वो कैसे कम नहीं होने चाहिए, 8 से 20 से 10 गेज से या 14 गेज या उससे ऊपर परिपथ वाले, जल्दी से बताया भाई इसका कमेंट बॉक्स में। हाँ ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने पहले भी बता चुका हूं, वेरी गुड, क्या 14 SWG या उप परिपथ के आकार का आधा जो है इसका मान होना चाहिए कम से कम। अगला जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग निम्न में से किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग निम्न में से किस पर निर्भर करती है, जल्दी से बताया भाई। हाँ विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में लुमिन फ्लक्स की इकाई क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या है, लुमिन फ्लक्स की इकाई क्या होगी, ल्यूमेन, लुमिन जो है लुमिन फ्लक्स की इकाई। देखो बिल्कुल जरा सी चीज है जो कंफ्यूज करेगी, इसलिए यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है, जो बेंडिंग की जाती है भूमिगत केबल में उसका क्या उद्देश्य होता है, केबल को यांत्रिक क्षति से या केबल को नमी और गैस से बचाना या आर्मरिंग को वायुमंडलीय वातावरण
से बचाना, या हम कह सकते हैं धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो इसका राइट आंसर होगा धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए। अगला जो दिया हमारे पास में कि कंड्यूट सामग्री दी गई, कंड्यूट सामग्री क्या है, क्या है भाई बताइए जल्दी है। वेरी गुड, निरीक्षण एल्बो है ये क्या है, ये जो डायग्राम दिया है हमारा ये काय का दिया है, निरीक्षण एल्बो। निरीक्षण एल्बो जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, टू वे स्विच का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। टू वे स्विच का काय में करते हैं, लैंप वायरिंग, जीने की वायरिंग में, सॉकेट वायरिंग में, सभी में। वेरी गुड, जीने की वायरिंग में जो है हम टू वे स्विच का यूज करते हैं दोस्तों, सभी को पता है जीने की वायरिंग में हम टू वे स्विच का यूज करते हैं। अगला जो हमारे पास में, हाँ बेटा थोड़ी तबीयत खराब है ना। अगला क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। मेगर का उपयोग करके हम क्या परीक्षण करते हैं, बताया भाई, पोलैरिटी चेक करते हैं, कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाँ, दूसरा आंसर बिल्कुल सही है इसका, है ना, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। अगला, टंगस्टन तंतु लैंप की आउटपुट निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है भाई, हाँ, कांच के बल्ब के आकार पर, तंतु के ताप पर, लैंप के आकार पर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, फिलामेंट के टेम्परेचर पर जो है इसका आउटपुट निर्भर करता है, फिलामेंट के टेम्परेचर पर इसका आउटपुट निर्भर करता है। अगला है हमारा, तार में फिर से फ्यूज लगाने के लिए में HRC फ्यूज में खालिस्तान होगी, उच्च भंजन क्षमता होगी, संचालन की उच्च चाल होगी, या उम्र का कोई प्रभाव नहीं है, निम्न भंजन हो। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, वेरी गुड, संचालन की उच्च चाल जो होगी, तार में फिर से फ्यूज लगाने में HRC फ्यूज में संचालन की उच्च चाल हो जाती है। अगला जो है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि क्लीट निर्धारित दूरी से अधिक एक निश्चित अंतराल पर फिक्स होना चाहिए, मतलब क्लीट की दूरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हाँ वेरी गुड, इसका राइट आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। चैनल को आपको लाइक करना चाहिए, मतलब जो जितनी वीडियो हमारे उसको लाइक करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आपकी यदि कोई किसी प्रकार की क्वेरीज है तो क्वेरीज नोट कराना चाहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।